हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस। मैं संजय कुमार। हम जो राजनीति विज्ञान का टॉपिक पढ़ रहे थे संसद व्यवस्थापिका, उसके अंदर हमने राज्यसभा को कंप्लीट किया था। उसके बाद हम लोकसभा पढ़ रहे थे। आर्टिकल 80 के तहत, अनुच्छेद 80 के तहत जो लोकसभा के गठन की बात हुई थी, हमने ये चीज़ पढ़ चुके हैं। इसके मेंबर हम पढ़ चुके हैं, सदस्य पढ़ चुके हैं, किस बार उनका निर्वाचन होता है और राज्यों से कितने आते हैं, संघ राज्यों से कितने आते हैं, और उसके बाद राष्ट्रपति मनोनीत कितने करते हैं। हम उसको एक पर्सन वाइज और बढ़िया तरीके से सिस्टम से हम पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम पढ़ रहे थे जो लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल, लोकसभा का कार्यकाल पढ़ रहे थे हम, लोकसभा का कार्यकाल। इसके बारे में थोड़ा बहुत बता चुका हूँ आपको पिछली वीडियो के अंदर। थोड़ी बहुत चर्चा जो अनुच्छेद के बारे में चर्चा हम आज कर लेते हैं। देखो, हमने पढ़ा था आपका एक अनुच्छेद मिलता है 83, आर्टिकल 83। अनुच्छेद 83 के अनुसार यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है भी जो लोकसभा जब गठित होती है उसकी जो प्रथम बैठक होती है, प्रथम बैठक से 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा, 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा। ये बात लिखी गई आर्टिकल 83 में, अनुच्छेद 83 के अंदर। भाई जब लोकसभा, नई लोकसभा गठित होगी, उसकी जो प्रथम बैठक होगी, प्रथम बैठक से लेकर 5 वर्ष तक उसका कार्यकाल होगा। 5 वर्ष के बाद वो अपने आप ही भंग हो जाएगी, लेकिन बीच में भी इसको भंग की जा सकती है। ये बात हम कर चुके हैं, क्योंकि लोकसभा वो क्या है, एक अस्थायी सदन है। लोकसभा क्या है, एक अस्थायी सदन है। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। इसका मतलब मध्य में भी ये भंग की जा सकती है, पक्का नहीं है 5 साल पूरी चलेगी। तो आर्टिकल 85 के अंदर क्या बात लिखी हुई है, राष्ट्रपति इसको क्या कर सकती है, पहले भी राष्ट्रपति उसको पहले भी भंग कर सकता है। ये राष्ट्रपति मतलब ये शक्ति है उसके बाद, यानी लोकसभा को राष्ट्रपति पहले भी 5 साल से पहले भी भंग कर सकता है। हमने क्या पढ़ा, प्रथम बैठक से 5 वर्ष उसका कार्यकाल होगा, लेकिन आर्टिकल 85 ये कहता है भी राष्ट्रपति उसको पहले भी भंग कर सकता है। लेकिन राष्ट्रपति जब इसको भंग करेगा तो प्रधानमंत्री के सलाह पर करेगा। क्योंकि ये बात तो स्पष्ट है, हमारे यहाँ पर संसदीय शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली में राष्ट्रपति होता है वो नाम मात्र का कार्यपालिका होती है, नाम मात्र होता है वो, वास्तविक नहीं होता। वास्तविक प्रधानमंत्री होता है। काम नाम मात्र का क्यों बोलते हैं, क्योंकि जो भी काम होता है वो राष्ट्रपति के नाम से होता है, लेकिन राष्ट्रपति काम नहीं करता, काम करते हैं प्रधानमंत्री और उनकी मंत्री परिषद होती है। इसका मतलब आर्टिकल 74 में स्पष्ट रूप से लिखा है, हम पढ़ेंगे आगे। आर्टिकल 74, फिर राष्ट्रपति जो भी अपना काम करेगा वो मंत्री परिषद और उसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। और राष्ट्रपति जो भी काम करेगा वो मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री की सलाह से करेगा। इसका मतलब राष्ट्रपति खुद काम नहीं करता। आर्टिकल 85 में ये लिखा है कि राष्ट्रपति उसको भंग कर सकता है, लेकिन उसको प्रधानमंत्री की सलाह पर ही वो क्या कर सकता है, इसको भंग कर सकता है। अगर हम बात करें तो हमारी जो प्रथम लोकसभा गठित हुई थी, इसके बारे में थोड़ा और पढ़ लेते हैं। प्रथम लोकसभा जो गठित हुई थी वो हुई थी अप्रैल 1952 में। यह भी बात आप ध्यान रखना, अप्रैल 1952 में प्रथम लोकसभा का गठन हुआ था, यानी जो प्रथम लोकसभा बनी थी। और वर्तमान में पता है कौन सी लोकसभा चल रही है, वर्तमान में लोकसभा चल रही है 70वीं लोकसभा। जिसके अंदर बीजेपी को बहुमत मिला था, और बीजेपी के जो नेता थे श्री नरेंद्र मोदी जी, उनको जो नेता थे, इसी कारण उनको क्या बनाया गया था, प्रधानमंत्री बनाया गया था। क्योंकि बीजेपी की जो चुनाव लड़ा था वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में लड़ा था, ठीक है। इसी कारण वो उसके नेता थे और उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत आपको पता होना चाहिए कि प्रथम लोकसभा की जो गठित हुई थी, प्रथम लोकसभा अप्रैल 1952 में हुई थी। और वर्तमान में कौन सी लोकसभा चल रही है, 70वीं लोकसभा चल रही है, ठीक है। ये हो गया उसके कार्य। और हमने कार्यकाल के बारे में कुछ तो हम पढ़ चुके थे, बस ये नॉर्मल से कुछ आर्टिकल थे तो आपको बताने थे। आर्टिकल 83, आर्टिकल 85, और ये जो प्रथम लोकसभा गठित हुई थी और वर्तमान की लोकसभा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक करते हैं हम। देखो, नेक्स्ट आपका है लोकसभा के अध्यक्ष और जो उपाध्यक्ष है। लोकसभा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। देखो, हमने राज्यसभा में पढ़ा था राज्यसभा का सभापति और उपसभापति। इसी प्रकार लोकसभा में एक अध्यक्ष होता है और एक उपाध्यक्ष होता है। तो इसके अंदर क्या है, इसके अंदर एक तो आपको आर्टिकल मिलता है, आर्टिकल 93।
देखो आर्टिकल 93 के तहत ये बात कही गई है कि जैसे ही लोकसभा का गठन होता है वैसे ही उसके अंदर एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, जैसे मान लो आज लोकसभा नई लोकसभा बनी है या जैसे 17वीं लोकसभा बनी थी, लोकसभा बनते ही जिस दल को बहुमत मिलता है वह दल सरकार बना लेता है, और सरकार बनाते ही लोकसभा गठन करते ही उसको क्या करना पड़ता है, लोकसभा के एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का क्या करना पड़ता है, निर्वाचन करना पड़ता है या अध्यक्ष उपाध्यक्ष बनाना पड़ता है। लेकिन इसके अंदर बता देता हूँ, ये दोनों ही होते हैं वो लोकसभा के सदस्य में से होते हैं, लोकसभा के सदस्यों में होते हैं। देखो हमने राज्यसभा में क्या पढ़ा, राज्यसभा का जो सभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। इसका मतलब वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, लेकिन उपसभापति होता है वो राज्यसभा का सदस्य होता है। यहाँ पर अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का जो दोनों होते हैं वो लोकसभा के सदस्य से ही उनको क्या किया जाता है, बनाया जाता है। ये आर्टिकल 93 में कहा गया है। अब सुनो बात, हमारे एक परंपरा है उसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ आपको मैं। जी हमारी जो परंपरा है वो बाध्यता नहीं है, सिर्फ एक परंपरा है। क्या है देखो जो अध्यक्ष होता है वो तो बहुमत दल के यानी जिसने सरकार बनाई है उसका सदस्य होता है। जैसे वर्तमान में बीजेपी की सरकार है तो अध्यक्ष होगा वो बीजेपी का हो गया। उपाध्यक्ष होता है, इसके लिए परंपरा ये है भी जो ये विपक्ष का जो व्यक्ति होता है यानी विपक्ष वाले को क्या बनाया जाता है, उपाध्यक्ष बनाया जाता है। ये एक परंपरा है, वो आवश्यक नहीं है, बनाए भी और नया भी बनाए। ऐसी एक अपनी परंपरा रखी गई है भी अध्यक्ष हो वो तो बहुमत दल के नेता, बहुमत दल का हो या जिसकी सरकार हो उसका हो, और जो उपाध्यक्ष हो वो विपक्ष का हो जिसकी सरकार ना हो, जो विपक्ष में बैठता है यानी जो उतना बहुमत नहीं बना पाया जितना वो सरकार बना पाए, इसके कारण वो विपक्ष की पार्टी है। तो अध्यक्ष होता है विपक्ष का और जो उपाध्यक्ष होता है विपक्ष का होता है। और विपक्ष वाला ये सिर्फ परंपरा है, ये आवश्यक नहीं है, जरूरी नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें अध्यक्ष के बारे में। और देखो जो अध्यक्ष होता है ना ये क्या करता है, क्या क्या कर सकता है, ये ध्यान रखना। अध्यक्ष एक तो सभी बैठकों की अध्यक्षता करता है, लोकसभा की बैठकों की अध्यक्षता करता है। किसको कब बैठक की अध्यक्षता काम करने का काम कौन करता है, अध्यक्ष करता है। उसके बाद किसको कब बोलना है, कैसे मतलब कौन सी बात पर बोलना है, जैसे मान लो वहां पर कौन सा प्रस्ताव रखना है, क्योंकि जब बैठक चल रही होती है जो सभी जो सदस्य होते हैं वो अपनी बात रखते हैं ना, तो उनको टाइम देने का काम अध्यक्ष का होता है। वो बताता है भी तेरे को कब बोलना है, उसको कब टाइम दिया जाएगा, कौन सा प्रस्ताव कब रखना है, कब उस पर चर्चा करनी है, ये सारा काम कौन करता है, अध्यक्ष करता है। ये तो सिंपल सी बात है। जो बैठक का नेता होगा, जो बैठक का अध्यक्ष होगा, वही तो पूरी बैठक का संगठन रहेगा, बैठक को चलाएगा। ये इसका मतलब ये बैठक को संचालित करता है। उसके बाद ये क्या कर सकता है, ये बैठक को स्थगित कर सकता है, बैठक को स्थगित कर सकता है। लेकिन मैंने आपको एक बात बताई थी, बैठक स्थगित करता है लोकसभा का अध्यक्ष, लेकिन 17 अवसान कौन करता है, राष्ट्रपति। हम इस चीज को पढ़ चुके हैं। बैठक जो चल रही होती है उसको एक लंबे टाइम के लिए अनिश्चितकालीन जो स्थगित करने का जो अधिकार है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, लेकिन उसके जो 17 अवसान है पूरे 70 को खत्म करने का अधिकार किसके पास है, राष्ट्रपति के पास। ये हम पढ़ चुके हैं। यानी 70 को आहूत करना, उसको बुलाना और उसको समाप्त करने का काम राष्ट्रपति का होता है। अध्यक्ष बैठक स्थगित कर सकता है। उसके बाद हम एक बात और कर सकते हैं, जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र, अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है, उपाध्यक्ष को देता है, और उपाध्यक्ष अपना त्याग पत्र हम दोनों साथ में कर लेते हैं, किसको देता है, अध्यक्ष को देता है। इसका मतलब जब ये अगर अपनी त्याग पत्र देना चाहते हैं, उस पोस्ट से हटना चाहते हैं, तो अध्यक्ष उपाध्यक्ष को त्याग पत्र देगा और उपाध्यक्ष अध्यक्ष को त्याग पत्र देगा। यानी आपस में ये क्या देंगे, अपना त्याग पत्र दे सकते हैं। अध्यक्ष को अगर हटना है तो वो उपाध्यक्ष को त्याग पत्र दे देगा, उपाध्यक्ष को हटना है तो वो अध्यक्ष को त्याग पत्र दे देगा। ठीक है, उसके बाद हम आगे बात करें इसी लोकसभा अध्यक्ष की और उपाध्यक्ष की। देखो जो अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को इनको अपने पद से हटाया भी जा सकता है पहले भी। ठीक है, यानी अध्यक्ष से मान लो एक तो त्याग पत्र दे दे तो वो अपने पद से हट जाएगा।
उसके बाद अगर सदस्य चाहे भी हम इस अध्यक्ष को नहीं रखना चाहते, इस उपाध्यक्ष को हम नहीं रखना चाहते, तो अगर ऐसा वो बहुमत पारित कर दे तो उनको क्या पहले भी हटाया जा सकता है अपने पद पर, अपने पोस्ट से। तो हटाने के लिए एक विधि होती है भी 14 दिन पहले, 14 दिन पहले इन दोनों को क्या देनी पड़ेगी, सूचना देनी पड़ेगी। अगर अध्यक्ष को हटाया जा रहा है तो अध्यक्ष को 14 दिन पहले सूचना दी जाएगी भी आपके प्रति अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, आपको पद से हटाएंगे हम, कि कोई भी किसी भी रीजन के कारण, वो इसको बताना पड़ेगा। इसी बार उपाध्यक्ष को भी 14 दिन पहले सूचना देनी पड़ेगी, यानी हटाने से पहले। ये प्रक्रिया इसके पद से हटाने की। उसके बाद अध्यक्ष की हम और बात करें, देखो आपका एक आर्टिकल मिलता है 110। आर्टिकल कौन सा होता है, 110। आर्टिकल 110 आपको क्या कहता है, वो ये कहता है भी जो विधेयक है, आर्टिकल 110 आपको कहता है भी जो कोई भी विधेयक है वो धन विधेयक है या नहीं, उससे संबंधित जो डिसीजन लेता है, जो निर्णय लेता है, वो लोकसभा का अध्यक्ष होता है और वो अंतिम होता है। ध्यान रखना, वो निर्णय क्या होता है, अंतिम होता है। भी कोई विधेयक, जैसे कोई प्रस्ताव लाया गया कोई कानून बनाने के लिए संसद के अंदर, उस संसद में जो प्रस्ताव लाया गया, जो विधेयक लाया गया है, जो बिल लाया गया है, वो धन से संबंधित है या गैर धन, यानी धन से संबंधित नहीं है, यानी धन विधेयक है या नहीं है, इस चीज का निर्णय लेने का जो अंतिम अधिकार होता है वो लोकसभा के अध्यक्ष के पास ही होता है। अगर लोकसभा अध्यक्ष उसको ये कह देना ये धन विधेयक है, तो वो अंतिम निर्णय होगा उसका, ठीक है। तो 110 के तहत ये भी होता है भी कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये आपके काम आएगा आगे जब हम संसद के कार्य करेंगे। जब हम संसद के कार्य करेंगे तो धन विधेयक से संबंधित जो परिभाषा है ना, वो 110 में ही दी गई है। और धन विधेयक है या नहीं, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन रिपीट हुआ है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है, इसका निर्णय लोकसभा का अध्यक्ष करता है। कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है, पक्का दिमाग में कर लेना आप, ठीक है। अब इसके लोकसभा अध्यक्ष से संबंधित हमने पढ़ ली भी आर्टिकल 93 के तहत एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। अध्यक्ष होता है वो बहुमत दल का होता है, जिसकी सरकार होती है। उपाध्यक्ष होता है वो विपक्ष का होता है, यानी जो जिसकी सरकार नहीं होती, जो विपक्ष में बैठा हुआ दल होता है उसका होता है। लेकिन ये परंपरा है, आवश्यक नहीं है। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें तो लोकसभा जो अध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देता है, उपाध्यक्ष होता है वो अपना त्यागपत्र अध्यक्ष को देता है। हम और भी बात करें तो उनको पहले से ही पद से हटाना हो तो ये पहले उसको पद से हटाना पड़ जाए हमें, तो क्या कर सकते हैं, 14 दिन पहले सूचना देकर हम उसके प्रति प्रस्ताव ला सकते हैं। उसके बाद हम ये भी कह सकते हैं भी आर्टिकल 110 के तहत कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय करने का अधिकार भी किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़े हम संसद के कार्य। देखो इसको गौर से देख लेना भाई, सबसे इंपॉर्टेंट पर्सन आपका, और बहुत ही बढ़िया चीज है। आपको पता चल जाएगा भी आपको ये पता है भी भारत के अंदर एक व्यवस्थापिका एक संसद है जो कानून का निर्माण करती है। इसके अंदर आपको ये पता चल जाएगा भी कानून निर्माण होता कैसे है, किस प्रकार से हम कानूनों का निर्माण कर सकते हैं, इसके चीज के बारे में आपको कंप्लीट पता चल जाएगा। देखो हम बात करें इसके बारे में सबसे पहले तो देखो कानून पहला हम संसद के कार्य में पहला हम ये लिख देते हैं कानूनों का निर्माण करना, कानूनों का निर्माण करना। इस चीज को हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि व्यवस्थापिका काम क्या होता है, कानूनों का निर्माण करना। कार्यपालिका काम क्या होता है, उसको क्रियान्वित उसको लागू करना। न्यायपालिका काम क्या होता है, यानी उन कानूनों के तहत न्याय प्रदान करना। इस चीज को हम पढ़ चुके हैं पहले से। तो कानूनों का जो निर्माण करना होता है ना, वो व्यवस्थापिका का काम होता है। चाहे कोई देश में चले जाओ आप, किसी भी देश के अंदर व्यवस्थापिका होती है, वो कानूनों का निर्माण करती है। लेकिन भारत के अंदर जो व्यवस्थापिका वो क्या कहलाती है, संसद कहलाती है। इसी कारण संसद क्या करती है, कानूनों का निर्माण करती है। क्योंकि हम इस चीज को पढ़ चुके हैं भी सरकार के 3 अंग होते हैं, व्यवस्थापिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। व्यवस्थापिका काम होता है कानूनों का निर्माण करना, और भारत के अंदर जो व्यवस्थापिका उसको हम संसद बोलते हैं। जब संसद बोलते हैं यानी ये व्यवस्थापिका ही तो है संसद, इसी कारण संसद का काम भी क्या हो जाएगा, कानूनों का निर्माण करना, ठीक है। और कानूनों के निर्माण के अंदर पहले हम बात करते हैं जो साधारण कानून होते हैं उनका निर्माण कैसे होता है, साधारण कानूनों का निर्माण।
मैं इसकी पूरी प्रक्रिया बताने वाला हूँ आपको भी, किस प्रकार मतलब एक कानून का निर्माण हम कर सकते हैं। ठीक है, हम बात करें साधारण कानूनों की, तो सबसे पहले साधारण कानूनों के बारे में जानते हो। साधारण कानून होते कौन से हैं? साधारण कानून कौन से होते हैं? एक ध्यान रखना, साधारण कानून वो होते हैं, एक तो ये वो कानून होते हैं जो किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं, लोकसभा में पेश किए जा सकते हैं और राज्यसभा में भी पेश किए जा सकते हैं। पहली बात तो ये ध्यान रखना आप। देखो आपको पता है भाई, कानून बनाएगी संसद, और संसद के दो सदन होते हैं, एक लोकसभा और एक राज्यसभा। तो इसका मतलब दोनों में कहीं भी ये विधेयक लाया जा सकता है। जो विधेयक होता है ना, जो बिल होता है, कानून बनाने के लिए पहले कोई प्रस्ताव तो लाना होता है ना, ये कोई हम लिख कर देते हैं भी हमें ये कानून की आवश्यकता है। ठीक है, वो किसी में पेश कर सकते हैं, हम लोकसभा में भी कर सकते हैं और राज्यसभा में भी कर सकते हैं। एक बात आप ये भी कह सकते हो, ये सरकारी और गैर सरकारी दोनों प्रकार के होते हैं। सरकारी भी हो सकते हैं और गैर सरकारी भी हो सकते हैं। ये ध्यान रखना, ये धन विधेयक में नहीं होगा, धन विधेयक में बिल्कुल उल्टा होगा। इसलिए मैं प्रत्येक बार बता रहा हूँ आपको, सिद्धांत विधेयक का अर्थ यही है, यही है। सिद्धांत विधेयक वो होता है जो सरकारी भी हो सकता है और गैर सरकारी भी हो सकता है। वो लोकसभा में पेश किया जा सकता है और राज्यसभा में भी पेश किया जा सकता है। अब सरकारी कैसे होता है ये बता देता हूँ आपको। अगर उस विधेयक को, उस प्रस्ताव को, उस बिल को अगर कोई मंत्री पेश करे, कौन पेश करे? कोई मंत्री, तो वो कौन सा विधेयक होता है? वो सरकारी विधेयक होता है। यदि उसको कोई अन्य सामान्य सदस्य पेश करे, सामान्य सदस्य, कोई और सदस्य जो मंत्री नहीं है, अगर वो पेश करे तो वो कौन सा विधेयक होता है? गैर सरकारी विधेयक होता है। और समझ आ रही बात है ना? मंत्री तो कितने हो सकते हैं? हम आपने पढ़ा था मंत्री, हम पढ़ेंगे आगे, सिर्फ 15% ही हो सकते हैं। जैसे हमारे यहाँ विधानसभा के अंदर 200 मेंबर है, तो 200 के 15% कितने हुए? 30, यानी राजस्थान में अधिकतम 30 मंत्री हो सकते हैं। लोकसभा में 545 है वर्तमान में, तो 545 का 15% निकाल लेना, सिर्फ उतने मंत्री हो सकते हैं। यानी जितने मंत्री है, अगर कोई मंत्री इस प्रस्ताव को पेश करता है, इस बिल को पेश करता है, कोई मंत्री जो मंत्री पद के ऊपर है, जैसे शिक्षा मंत्री है, गृह मंत्री है, रेलवे मंत्री है, जो भी जिनको मंत्री का कोई पोस्ट दिया गया हो, तो वो तो होता है सरकारी विधेयक, सरकारी बिल। कौन सा होता है? सरकारी। अगर कोई मंत्री नहीं है, सिर्फ सामान्य सदस्य है, लोकसभा का कोई सामान्य सदस्य है या राज्यसभा कोई सामान्य सदस्य है, इस बिल या प्रस्ताव को पेश करता है, तो उसे क्या बोलते हैं? हम गैर सरकारी विधेयक कहते हैं। इसका मतलब साधारण विधेयक सरकारी विधेयक भी हो सकता है, गैर सरकारी विधेयक भी हो सकता है, और ये लोकसभा राज्यसभा दोनों में पेश किया जा सकता है। उसके बाद हम पढ़े, जो ये विधेयक बनता है ये 3 चरणों में बनता है। कितने चरणों में? 3 चरणों में। और दोनों में ही, इसमें भी 3 चरण होते हैं, लोकसभा में भी, राज्यसभा में 3 चरण गुजरेगा और लोकसभा में ये 3 चरणों से गुजरेगा। यानी प्रत्येक सदन में एक बिल, एक प्रस्ताव, एक विधेयक 3 चरणों से होकर गुजरता है। अब देखो मैं आपको ये क्यों कह रहा हूँ, एक एक चीज क्यों बता रहा हूँ आपको, क्योंकि अगर आपको साधारण विधेयक धन विधेयक में अंतर आ जाए तो भी आप लिखोगे ये सरकारी भी हो सकता है, गैर सरकारी भी हो सकता है, ये लोकसभा राज्यसभा में किसी में पेश किया जा सकता है। उसके बाद ये 3 चरणों से गुजरता है। यानी मैं पूरी आपको प्रक्रिया बता रहा हूँ। अगर आपको ये आज एग्जाम के अंदर भी साधारण विधेयक के बनाने की प्रक्रिया बताओ जी, तो आपको ये सब कुछ बताना है जो आपको मैं आगे बता रहा हूँ। ठीक है, तो 3 चरण कौन कौन से होते हैं? हम वो 3 चरण पढ़ रहे हैं, बढ़िया तरीके से ध्यान रखना। मान लेते हैं कोई बिल आया और वो लोकसभा में पेश हो गया, तो इसका मतलब पहले लोकसभा में 3 चरण होंगे, फिर राज्यसभा में होंगे। तो इसके 3 चरण कौन से होते हैं वो पढ़ने वाले हैं। तो पहला चरण तो इसका ये होता है कि कोई व्यक्ति, जैसे आप हो बिल या प्रस्ताव या विधेयक पास मतलब रखना चाहते हो बैठक में, तो ये बिल है, इस पर कानून बनना चाहिए। आप उस अध्यक्ष को कहोगे, लोकसभा के अध्यक्ष को कहोगे, सबको एक एक प्रतियां बांटोगे, यानी जो फोटोकॉपी होती है वो सबको दी जाती है, जितने भी मेंबर होते हैं। जब इस विधेयक को रखने के लिए मंजूरी मिल जाती है, अभी आप इस विधेयक को, इस प्रस्ताव को रख सकते हो इस बैठक में, तो पहला चरण तो यही है, इसको मंजूरी मिलना। और लगभग कहते हैं सभी प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है,
सबको मंजूरी मिल जाती है, सब विधेयक प्रस्ताव को मंजूरी मिल जाती है उसको बैठक में रखने की। उनके पहली चरण कि कोई विधेयक को उसमें सबसे पहले बैठक में रखना ही क्या है, पहला चरण है, यानी वो क्या लेता है, वहां पर मंजूरी लेता है, भी मेरे को ये प्रस्ताव है, ये बिल है, ये विधेयक है जो मैं बैठक में इस सत्र में रखना चाहता हूँ, ठीक है। और उसके बाद अध्यक्ष के द्वारा और उन सदस्यों द्वारा वो मंजूरी मिल जाती है और वो बिल वहां पर रख दिया जाता है, यानी वहां पर उसको किसी प्रकार से पढ़ा जाता है, कुछ भी वो आगे का चरण है। एक बार इसको पेश करने की मंजूरी मिल जाती है, वो अपना प्रस्ताव पेश कर सकता है, यानी बोलकर सबको सुना सकता है भी इस प्रस्ताव में, इस बिल में, इस विधेयक में क्या है। तो पहला चरण तो यही है भाई, वो क्या करता है, मंजूरी लेता है, और जैसे ही मंजूरी मिलती है वैसे ही उस बैठक में वो बिल या प्रस्ताव रख दिया जाता है, ठीक है। उसके बाद आता है दूसरा चरण, ये सबसे महत्वपूर्ण चरण है, तो ध्यान ये रखना, सबसे महत्वपूर्ण चरण। पहली बात तो आपको ये ध्यान रखनी है, तो जो आपका तीसरा चरण, दूसरा चरण है, वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि सबसे ज्यादा जो इस प्रस्ताव पर जो खंडवार चर्चा होती है, खंडवार मतलब इसको बारीकी से चेक किया जाता है कि इस प्रस्ताव में है क्या, इसमें ऐसा क्या है, मतलब इसको बारीकी के बिंदु देखे जाते हैं इसको, और बहुत लंबी चर्चा होती है उसके ऊपर, मतलब कोई विचार होता है, वाद विवाद होता है, ये सारा का सारा होता है वो द्वितीय चरण में होता है। और इसके लिए वो क्या करते हैं, एक परवर समिति का गठन करते हैं। ध्यान रखना, लोकसभा राज्यसभा एक परवर समिति का गठन कर सकती है, एक परवर समिति का गठन करते हैं, उसके अंदर कुछ मेंबर रख लेते हैं और उसको बता देते हैं भी आपका ये काम होगा भी आप इस पूरे बिल को, पूरे विधेयक को, पूरे प्रस्ताव को बढ़िया तरीके से अध्ययन करो, खंडवार इस पर चर्चा करो, इसमें क्या संशोधन करने की आवश्यकता है, या कुछ और जोड़ना है, या कुछ इसमें हटाना है, यानी क्या करना है। तो वो परवर समिति को एक निश्चित समय दिया जाता है भी इतने समय बाद आपको अपना प्रतिवेदन देना होगा, यानी रिपोर्ट सौंपनी होगी। बात समझ रहे हो? इसी कारण द्वितीय चरण होता है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चरण होता है। इसका रीजन होता है क्योंकि सबसे ज्यादा खंडवार चर्चा, बारीकी से उस बिल या प्रस्ताव का जो अध्ययन होता है वो द्वितीय चरण में होता है, ठीक है। और इसके अंदर परवर समिति का गठन कर देते हैं, और परवर समिति को एक निश्चित समय दे दिया जाता है, एक समिति बना दी जाती है कुछ मेंबरों की, और उसका काम उसको सौंप दिया जाता है भी आपको इस पूरे प्रस्ताव पर, इस पूरे बिल पर आपको एक बढ़िया तरीके से चर्चा करनी है, वाद विवाद करना है, इससे संबंधित बातें इकट्ठी करनी है, और वो एक रिपोर्ट, एक प्रतिवेदन तैयार करके उसको क्या करना है, सदन में सौंपना है, ठीक है। तो ये आपका आ गया दूसरा चरण इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद आता है, हम बात करें तीसरे चरण की। तीसरे चरण में क्या होता है, देखो जब ये क्या करेगी, परवर समिति अपनी रिपोर्ट सदन में सौंप देगी, फिर इस पर थोड़ी बहस होती है, यानी चर्चा होती है, लेकिन चर्चा ये नाम मात्र की होती है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर खंडवार चर्चा हो चुकी है, खंडवार वाद विवाद हो चुका है, यहाँ पर तो कंप्लीट रूप से बारीकी से अध्ययन हो चुका है, तो यहाँ पर करने की आवश्यकता ही नहीं है। अब इसको लास्ट रूप से क्या रखा जाता है, मतदान में रखा जाता है, मतदान के लिए, यानी इसका पक्ष और विपक्ष देखा जाता है, कितने इसके पक्ष में है। जैसे मतदान वोटिंग की जाती है, तो कितने इस कानून को पसंद करते हैं, कितने नापसंद करते हैं, यानी कितने इस कानून के पक्ष में है, कितने विपक्ष में है, ठीक है। और मतदान के द्वारा जो उपस्थित है, जो लोकसभा में जो उपस्थित सदस्य और जिन्हें मत देने का अधिकार हो, उनके द्वारा साधारण बहुमत के द्वारा ही क्या कर दिया जाता है, इसको पारित कर दिया जाता है। यानी अगर पक्ष में अधिक हो जाते हैं मत, तो पक्ष उसको मतलब पसंद करने वाले अधिक है, जैसे मान लो 100 मतों में से अगर 60 पर मत ये कहे जी हम इस कानून को लागू करना चाहते हैं, 40 कहे नहीं, तो 60 वाले ज़्यादा है ना, तो वो जीत जाएंगे, यानी उसको लागू कर दिया जाएगा। यानी उसके बाद उसका मतदान होता है। ये होते हैं 3 चरण, ध्यान से देखना। पहला चरण मंजूरी मिलना, यानी उसको रखने की मंजूरी मिलना, वहाँ पर जब अपना प्रस्ताव या विधेयक या बिल जब वो बैठक में रखता है, उसकी रखना ही पहला चरण होता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण होता है, इसके अंदर उसके खंडवार यानी बारीकी से अध्ययन होता है, उस पर बारीकी से चर्चा होती है, वाद विवाद होता है, ठीक है, कुछ परिवर्तन करना या नहीं करना, संशोधन करना या नहीं करना। और जब ये संशोधन होकर इसकी रिपोर्ट सदन में पेश कर दी जाती है, प्रतिवेदन परवर समिति जब उसको सौंप देती है लोकसभा में,
फिर क्या करती है, उस पर बारे मतलब एक सामान्य सी चर्चा होती है, क्योंकि चर्चा यहाँ पर हो चुकी है पहले से, और उसके अंदर लास्ट के अंदर क्या होता है, तीसरे चरण में मतदान होता है। तीसरे चरण में मतदान होता है और पक्ष और विपक्ष को देखा जाता है। अगर पक्ष वाले ज्यादा है तो उस कानून विधेयक का जो बिल है उसको पास कर देते हैं, अगर विपक्ष में जाता है तो उसको पास नहीं करते। तो ये हो गए 3 चरण, ठीक है। जब यहाँ पर ये मतदान से पास हो जाता है, क्या हो जाता है, पास हो जाता है, इसका मतलब लोकसभा से पास हो गया ना, लोकसभा से पास हो गया, लोकसभा में तीनों चरण कंप्लीट हो गए, लोकसभा ने पास करके इसको कहाँ भेजेगा, फिर वो राज्यसभा में। अगर ये पहले राज्यसभा में पेश होता तो तीनों चरण करके लोकसभा में भेज देते, यानी यहाँ पर दोनों सदन से पास होना आवश्यक है। तो जो लोकसभा, अगर पहले लोकसभा में पास होता है फिर राज्यसभा में भेजा जाता है, अगर राज्यसभा में पास होता है तो लोकसभा में भेजा जाता है। लोकसभा ने पास किया और उसको कहाँ भेज दिया, राज्यसभा। फिर राज्यसभा में 3 चरण होते हैं, ये फिर 3 चरण होते हैं, ठीक है, समझ रहे बात। भी पहले लोकसभा ने पास किया, लोकसभा ने इसको जैसे ही पास किया वो राज्यसभा में चला गया, राज्यसभा में फिर 3 चरण होते हैं। और जब ये अब यहाँ पर थोड़ा मैटर आता है वो पूरी कर लेते हैं राज्यसभा वाली, ये समझ गए आप। उसके बाद नेक्स्ट करते हैं राज्यसभा से। देखो लोकसभा के पास होने के बाद जब राज्यसभा के पास वो विधेयक आता है तो राज्यसभा के पास कुछ ऑप्शन हो जाते हैं, या तो उसको पास कर देता है या वो उसमें संशोधन करने की बात करता है, वो कहता है इसमें संशोधन होना चाहिए और वापस लोकसभा के पास भेज देता है, लोकसभा के पास भेज देता है। या वो क्या करता है 6 माह तक उस पर कोई चर्चा नहीं करता, यानी अपने पास पड़े रहने देता है, यानी न तो उसको वापस भेजता है न उसको पास करता है, दोनों प्रक्रिया नहीं करती। अब बात करें अगर राज्यसभा उसको पास कर दे फिर तो वो किसके पास पहुंच जाएगा, राष्ट्रपति के पास, क्योंकि मैंने कहा था ना अंतिम रूप से साइन होगा वो राष्ट्रपति का ही होगा। जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेंगे तब तक कोई भी विधेयक है वो कानून नहीं बन पाएगा, कोई प्रस्ताव पास नहीं हो पाएगा। तो जैसे ही लोकसभा पास हुआ राज्यसभा में आया, अगर उसने पास कर दिया फिर तो कोई मैटर ही नहीं है, वो कहाँ पहुंच गया, राष्ट्रपति के पास पहुंच गया। यदि ये 2 स्थिति आ जाए, यानी राज्यसभा ने कहा था जी इस विधेयक को संशोधन करो, इसके अंदर कुछ ना कुछ संशोधन होना चाहिए, ये जो पास हो गया है इसमें फिर से कुछ परिवर्तन होना चाहिए, कुछ बातें हटानी है या कुछ बातें जोड़नी है उसके अंदर, तो वापिस लोकसभा के पास भेज देता है और लोकसभा कह दे जी मैं तो संशोधन नहीं करती, यानी संशोधन करने से मना कर दे। इसका मतलब दोनों में वाद विवाद हो गया ना, लोकसभा राज्यसभा में दोनों में वाद विवाद हुआ या नहीं हुआ। एक तो कहती है संशोधन करो मैं फिर पास करूंगी, फिर राज्यसभा तो ये कहती है भी आप संशोधन करोगे तो ही पास होगा बिल, वरना नहीं होगा, मैं साइन नहीं करूंगा। लेकिन लोकसभा कहती है मैं संशोधन नहीं करूंगा, आपको इस बिल पर ही साइन करने हैं। यानी दोनों में क्या हो गया, वाद विवाद हो गया, झगड़ा हो गया। पहली स्थिति तो आपकी ये है। दूसरी, अगर 6 माह तक वो राज्यसभा के पास पड़ा रहा, राज्यसभा ने न तो उस पर साइन किए या न तो उसको पास किया और न ही उसको वापस भेजा, इस स्थिति को क्या कहते हैं भी लोकसभा और राज्यसभा में वाद विवाद है, यानी किसी प्रकार का झगड़ा है, माना जाता है भी दोनों के मध्य किसी न किसी प्रकार का अनबन चल रही है, इसके कारण वो न तो इसको पास कर रहा है और न इसको वापस भेज रहा है। तो इन दोनों स्थितियों में हमारे संविधान में एक विशेष करके एक फैक्ट आता है, एक यानी बात रखी गई है, कौन सी रखी गई है वो देख लो। ये इसलिए मैं आपको बता रहा हूं, इन दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति के पास एक अधिकार है, कौन सा, वो है आर्टिकल 108 के तहत। आपका जो अनुच्छेद आप 108 पढ़ोगे, ठीक है, वो क्या करता है, यानी दोनों में वाद विवाद है तो उनको सुलझाने के लिए क्या करता है, 108 के तहत एक संयुक्त बैठक बुला सकता है। ये होता नहीं, अपने समाज के अंदर 2 व्यक्ति लड़ रहे होते हैं आपस में, तो उनको फिर इकट्ठा किया जाता है, इकट्ठा करके दोनों की बात सुनी जाती है, उसके बाद उन दोनों में समझौता करा दिया जाता है। ये होता है ना, ये प्रक्रिया है बस। तो यहाँ लोकसभा राज्यसभा से नाराज होगी, राज्यसभा लोकसभा से नाराज होगी, क्योंकि दोनों एक दूसरे की बातें मान नहीं रही,
तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या करता है, संयुक्त बैठक यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों को इकट्ठा बुलाता है। जब आप दोनों में वाद विवाद है, आप इकट्ठे हो जाओ, मिलकर अपने कोई सॉल्यूशन निकाल लेते हैं, कुछ समाधान निकाल लेते हैं। अगर दोनों में किसी प्रकार की कोई समस्या पैदा हो तो उसको दूर कर लेते हैं, कोई झगड़ा उसको दूर कर लेते हैं, समझौता करा देते हैं आपस में। तो जो ये संयुक्त बैठक होती है, एक तो ध्यान रखना वो आर्टिकल जो आपका अनुच्छेद 108 है उसके तहत होती है, ठीक है। इसके साथ में एक फैक्ट बता देता हूं, संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करता है, देखो संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, पर्सन देखो, संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, आप आंसर दोगे जी राष्ट्रपति बुलाता है। संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, राष्ट्रपति। कब बुलाता है, जब लोकसभा राज्यसभा में किसी प्रकार का वाद विवाद हो जाए, आपस में कोई झगड़ा हो जाए, तब 108 के तहत राष्ट्रपति उसको बुलाता है। लेकिन संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, तब आप आंसर दोगे लोकसभा का अध्यक्ष। लोकसभा का अध्यक्ष ये 118(3) के तहत होता है, लेकिन ये आर्टिकल आपके सिलेबस में नहीं है इसलिए हम नहीं पढ़ेंगे। 118(3) के तहत लोकसभा का अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करता है, लेकिन उसको बुलाता 108 के तहत राष्ट्रपति है। तो 108 आपके सिलेबस में इसलिए आपको बताया जा रहा है, ठीक है। तो बात समझ आ गई। देखो या तो इसको पास करे या दोनों के मध्य किसी प्रकार की अनबन हो जाए, तो ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति क्या कर सकता है, अनुच्छेद 108 के तहत संयुक्त बैठक बुला सकता है लोकसभा राज्यसभा की। बुलाता राष्ट्रपति है 108 के तहत, उसकी अध्यक्षता बैठक की करता है लोकसभा का अध्यक्ष। पक्का ध्यान रखना, कभी मत भूलना, हमेशा आपकी जिंदगी में काम आने वाले, जितने तक आप स्टडी शुरू रखोगे, एग्जाम दोगे, जितने आप कंपटीशन के या कोई अपने लोकल क्लासों के जो भी एग्जाम देने वाले हो, सबके अंदर आपको बहुत काम आने वाली चीज़ है जब तक आप राजनीति के स्टूडेंट बने रहोगे। और कंपटीशन में एग्जाम में तो सब बराबर ही होते हैं अभी, अगर कोई और साइंस का भी है ना उसको भी राजनीति पढ़नी पड़ती है। तो कहने मतलब ये वो है जो आपके पक्का जिंदगी में लाइफ में काम आने वाली चीज़ है। तो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष, ठीक है। फिर संयुक्त बैठक के द्वारा क्या किया जाता है, मतदान करवाया जाता है। मतदान, अगर ये जीत जाती है, ये जीत गया सदन, फिर तो इसकी बात मानी जाएगी, अगर ये जीत गया तो इसकी बात मानी जाएगी। ये तो सिंपल सी बात है, क्योंकि संयुक्त बैठक का अर्थ ही होता है। फिर वो इकट्ठे हो गए, अगर मान गए ठीक है, नहीं तो फिर मतदान करवा देते हैं, फिर वोट डाल दो। लास्ट के अंदर यही होता है पंगा। अपनी क्लास के अंदर मोनिटर बनाते हैं तो भी जब एक तो देखते हैं भी ठीक है एक व्यक्ति को सब पसंद करते हैं, जब 2-3 बनना चाहते हैं उसके बाद कहते हैं चलो वोटिंग करवा लेते हैं, अभी जिसके तरफ ज़्यादा बच्चे होंगे उसको मोनिटर बना देते हैं। इसी प्रकार यहाँ होता है, फिर लास्ट के अंदर वोटिंग करवा देते हैं और मतदान करवाते हैं। अगर जो मतदान जीत जाता है उनकी बात मान ली जाती है, उसकी बात क्या हो जाती है, पास हो जाती है, ठीक है। ये है हमारा साधारण विधेयक, अभी तक पूरा नहीं हुआ, 2 प्रक्रिया में गुजर चुके हैं हम। दो प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, एक तो कौन सी, लोकसभा की, यानी लोकसभा में ये पास हो चुका है। दूसरी कौन सी, राज्यसभा की, यानी राज्यसभा में ये पास हो चुका है, यानी चाहे मतदान के द्वारा पास हो या वो स्टार्टिंग में इसको पास कर दे। अब वो जब ये दोनों से निकल के बिल फिर जाएगा ये लास्ट में राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति के इसके ऊपर हस्ताक्षर की आवश्यकता पड़ेगी क्यों, जब तक राष्ट्रपति साइन नहीं करेगा तब तक वो पास नहीं हो पाएगा, या कोई कानून या बिल नहीं बन पाएगा, कोई विधि नहीं बन पाएगी। अब ध्यान से सुनो बात इसको। अब आप कहोगे सिर्फ सदन तो 2 ही होते हैं, राष्ट्रपति क्यों आवश्यकता पड़ी? क्योंकि मैंने आपको एक बात बताई थी जब संसद हमने शुरू की थी, मैंने कहा था अगर संसद के आपसे सदन पूछे तो वो आंसर दोगे 2, लोकसभा और राज्यसभा। अगर आपसे ये पूछे संसद के अंग कितने होते हैं, अंग में आप आंसर दोगे 3, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। इसका मतलब जो राष्ट्रपति होता है, प्रेसिडेंट होता है, वो इसका अभिन्न अंग होता है, अभिन्न अंग होता है, क्योंकि ये कार्यपालिका के रूप में भी काम करता है, जो नाममात्र की कार्यपालिका होती है, और ये व्यवस्थापिका के अंग के रूप में भी काम करता है। इसी कारण राष्ट्रपति के हमारे क्या होती है, लास्ट में हस्ताक्षर की जरूरत होती है। अब क्या स्थिति होती है, जब ये बिल राष्ट्रपति के पास जाता है तो राष्ट्रपति के अंदर भी कुछ ऑप्शन बच जाते हैं। पहला ऑप्शन, या तो वो उस पर साइन कर दे, जैसे ही इस पर वो हस्ताक्षर करेगा वो पास हो जाएगा। क्या हो गया, पास हो गया। क्यों हो गया पास, क्योंकि उसके साइन हो गए, यानी तीनों अंगों से पास हो गया, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से, तो वो क्या बन जाएगा, कानून का रूप ले लेगा। या आप वो क्या करें,
उसको वापिस भी भेज सकता है, वो उसको वापिस भेज दे, फिर वो लोकसभा या राज्यसभा में वापिस भेज देगा, जी ये बिल है, इसके अंदर कुछ संशोधन करो, जी इस बिल के अंदर कुछ परिवर्तन की आवश्यकता है, कुछ बातें जोड़नी है, कुछ हटानी है, कुछ भी है, या वो राष्ट्रपति के बाद वापिस भेज देगा। या वो एक होता है वीटो पावर, वीटो पावर जो सबसे पहले ज्ञानी जेल सिंह ने इसका यूज किया था, यानी वो न तो साइन करे और न इसको वापिस भेजे, वो अपने बेंच के ऊपर अपने पास ही पड़ा रहने दे, उस पर कोई वो वाद विवाद, न तो वो उस पर साइन करेगा और न उसको वो वापिस मतलब पुनः विचार के लिए भेजेगा, उसे बोलते हैं वीटो पावर, यानी इसका भी यूज कर सकता है वो। अब स्थिति ये आती है भी साइन हो गया, फिर तो मैटर ही खत्म हो गया, बिल पास ही हो गया सीधा, यानी वो कानून बन चुका है। लेकिन जब वो वापिस भेज दे तो क्या होगा? जब वो वापिस भेजेगा लोकसभा राज्यसभा के पास, क्या करेगा? वो कहेगा इसमें कुछ संशोधन करो जी, आप इसके अंदर कुछ बातें जोड़ो या कुछ हटाओ, ये मतलब विधेयक का वो संविधान के अकॉर्डिंग नहीं है, इसके अंदर कुछ ना कुछ हटाना पड़ेगा, कुछ जोड़ना पड़ेगा। तो ऐसी स्थिति में यदि लोकसभा राज्यसभा संशोधन कर कर वापिस भी भेज सकती है और बिना संशोधन भी वापिस भेज सकती है, बिना संशोधन ही वापिस भेज सकती है राष्ट्रपति के पास। यदि देखो राष्ट्रपति के पास सिर्फ एक ही बार ये पावर है वापिस भेजने की, ये ध्यान रखना, वापिस भेजने की एक बार ही। दूसरी बार यदि लोकसभा राज्यसभा संशोधन करे या न करे, दोनों स्थितियों में अगर फिर से राष्ट्रपति के पास वो बिल पहुंचा दे तो राष्ट्रपति के लास्ट एक ही ऑप्शन बचता है जो उसको साइन करने ही करने पड़ते हैं। ये बात ध्यान रखना, सिर्फ एक ही बार पावर है राष्ट्रपति के पास। अगर कोई बिल या धन उसके कोई भी विधेयक उसके पास आया तो उसको एक बार वो क्या कर सकती है, वापस भेज सकता है राष्ट्रपति। अगर उसकी राष्ट्रपति ने कहा संशोधन करो, यदि लोकसभा राज्यसभा संशोधन करे या न करे, यानी जैसा बिल था वैसे ही वापिस भेज दे, यानी दूसरी बार राष्ट्रपति को साइन करने ही करने पड़ेंगे, दूसरी बार उसके पास पावर नहीं, यानी राष्ट्रपति वापिस भेजने की सिर्फ एक ही बार पावर का यूज कर सकता है। ठीक है, ठीक है डियर स्टूडेंट, ये जो साधारण विधेयक है इसकी पूरी प्रक्रिया हम कंप्लीट कर चुके हैं। फिर साधारण विधेयक लोकसभा में कैसे 3 चरण गुजरते हैं, फिर राज्यसभा में होता है, अगर दोनों में विवाद हो जाए तो संयुक्त बैठक कौन बुलाता है, उसकी अध्यक्षता कौन करता है, अगर उसके पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास जाए, राष्ट्रपति साइन करे न करे तो उसको वापिस भेज सकता है। वापिस भेजने के बाद यदि लोकसभा राज्यसभा जो भी वापिस भेजता है वो संशोधन करे या न करे, राष्ट्रपति की बात माने या न माने, अगर वैसा ही बिल वापिस भेज दे तो राष्ट्रपति को दूसरी बार तो साइन करने ही करने पड़ते हैं, यानी उसके बाद दूसरी बार पावर नहीं है, दूसरी बार शक्ति नहीं है। हमारे संविधान ने राष्ट्रपति को सिर्फ एक ही बार शक्ति दी है, एक बार वो विधेयक को वापिस संसद में भेज सकता है। ठीक है, तो हम कल जो करेंगे, ये तो साधारण विधेयक था, उसकी नेक्स्ट क्लास में हम धन विधेयक के बारे में पढ़ेंगे, धन विधेयक पढ़ेंगे, संविधान संशोधन, क्योंकि ये भी संसद की ही कार्य है, संसद की शक्तियां हैं। ठीक है, थैंक यू।